Hello students, welcome to Law School. Today we are going to discuss the important judgments of 2022. This session is very much important as this session will help you out with the recent judgments of this particular year. So let's start with our first judgment, which is Monirul Malla versus the state of West Bengal. इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था, एक पर्सन था मोनिरुल, दूसरा था जैरुल, एंड दिस इज द लेडी विक्टिम. ओके जी, एंड दिस इज योर कार ड्राइवर संजय. ठीक है जी. एक दिन पहले मोनिरुल कॉल्ड संजय दैट आई वांट टू हायर योर कार, कैन यू रीच एट अ प्लेस एट दिस पर्टिकुलर टाइम. ही सेड ओके आई विल रीच, और वो पहुंच गया. देन व्हाट हैपेंड, जो उसने मोनिरुल ने लेडी विक्टिम को एज अ वाइफ इंट्रोड्यूस कराया. ही सेड वी ऑल वांट टू गो एट दिस पर्टिकुलर प्लेस, तो हमें ले जाओ, और वो एक ब्लैक स्कॉर्पियो में चले गए. उसके बाद क्या हुआ, वो रास्ते में एक जगह रुके. ठीक है, उन्होंने खाना वगैरह खाया, एंड दैट वाज अ प्रिटी यू कैन से गुड स्पेस विच वर हैविंग पीपल अराउंड, देयर वाज अ गैदरिंग अराउंड. मतलब ये पॉइंट तो इम्पोर्टेंट है बिकॉज संजय द ड्राइवर नोटिस दैट प्लेस कि हाँ बढ़िया प्लेस है. ठीक है, अब क्या हुआ, जब आगे वो जाते हैं, उसको संजय को, जो ड्राइवर था, उसको देखा कि देयर इज समथिंग हैपनिंग इन द कार इटसेल्फ. धुआं आ रहा है, उसके यहाँ टिकलिंग फील हो रही थी हाथ पे. फिर उसने देखा कि सर्टन बर्न्स आ गए हैं, और पीछे मोनिरुल और जो लेडी विक्टिम थी वो पीछे बैठी थी, जैरुल एंड ड्राइवर आगे बैठे थे. ठीक है जी, और मोनिरुल और लेडी विक्टिम के बीच में फाइट्स हो रही थी. तो उसने जैसे ही उसको बोला कि समथिंग इज हैपनिंग टू जैरुल, जैरुल ने उसके ऊपर गन पॉइंट कर दी. उसके बाद क्या हुआ, उसको बोला बस तू गाड़ी चलाते जा. जैसे मतलब उसने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छे यूज करा, उसने दोबारा गाड़ी घुमा के वही प्लेस पे ले आया जहां उन्होंने खाना खाया था. उसके सामने शेरे पंजाब होटल था. जब खाना खाते इधर, तो वापस ऐसे लेके आया, जब उसने एकदम से गाड़ी की ब्रेक लगाई, गाड़ी डंप में गिर गई, और उसने हेल्प के लिए बोला, और वो शेरे पंजाब होटल में हेल्प के लिए चले गया ड्राइवर. और ये जो दो थे मोनिरुल और जैरुल, वहां से फिर भाग लिए. जब तक पुलिस आई, दे चेक्ड आउट कि द लेडी विक्टिम हु हैज सफर्ड सम वेरियस acid attacks in the car itself. What happened that she was found dead at that particular time. ठीक है, this case is also important for the evidence point of view because court was at that point, court was like, can we consider the main witness be the prime witness. ठीक है जी, and court said yes because he is not only the witness, even he is the victim to this particular case because even the driver has sustained the certain injuries from the asset. ओके जी, सो एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपका केस. किस बात के लिए इंपॉर्टेंट है वो आप नोट कर लेना. यहाँ पे आपका सेक्शन 53 लगा था आईपीसी का, जो आपकी पनिशमेंट्स की बात करता है. ट्रायल कोर्ट में इसमें क्या करा था, जो आपके एक्यूज थे, मेन एक्यूज मोनिरुल, उसको उन्होंने लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी थी विदाउट रिमिशन. ठीक है, तो कैलकाटा हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में उनको ये करेक्ट करा कि जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, दे कांट गिव लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट रिमिशन. ठीक है, they can give life imprisonment but they can't give without remission. They can only give without remission in the cases of rape. So that is why this particular judgment is very much important, as High Court had pointed this particular thing that trial courts can only and only give life imprisonment without remission only in the cases of rape. Okay ji, so in this particular case, High Court corrected the judgment and they said that there can be life imprisonment but without the possibility of remission. This thing is not to be included. So that is why this particular judgment is very much important. Okay ji, अब हम चलते हैं next judgment पे, जैकब पुलिवेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ये आपकी पर्टिकुलर जजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें आपकी वैक्सीनेशन की बात करी हुई है. जो एक मैंडेटरी प्रोविजन था उसको चैलेंज करा था. ठीक है जी, इसको चैलेंज करा गया था, और कोर्ट ने क्या डिसाइड करा कि जो वैक्सीनेशन का मैंडेटरी प्रोविजन है इज नॉट टू बी कंसिडर्ड मैंडेट. सो दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर जजमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट.
अगर आपसे आ गया क्वेश्चन में पूछा गया कौन से केस में आपका केस की ऐसा जजमेंट आ गई, तो आपको याद रखना है इसमें कुछ बातें कि ये पर्टिकुलर जजमेंट है जिसमें बात करी गई थी कि वैक्सीनेशन जो आपकी लगेगी कोविड-19 की इज नॉट मैंडेटरी। ओके जी, पढ़ते हैं। इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट एज नो, देखो एक्चुअली जब केस आया तो उसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई, पता लगाया गया कि देयर इज नो सब्सटेंशियल डाटा, ठीक है, which can show that the risk of transmission of COVID-19 virus from the unvaccinated person is higher than from the vaccinated person. Okay ji, now vaccine mandates imposed by various state governments and other authorities in the context of COVID-19 pandemic are not proportionate when the raised issue was whether the policy of the union and state government on COVID-19 vaccination policy is a reasonable restriction to the right to bodily integrity of a person under Article 21. So this particular judgment अगर आ गई इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड आर्टिकल 21 का पूछा जा सकता है। सो ऐसा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है क्योंकि ये ही एसोल जजमेंट थी जिसने ये मैंडेट पास करा था कि मैंडेटरी नहीं है वैक्सीनेशन लगवानी, बिकॉज तब क्या था आपको भी पता है, कहीं भी हम जाते थे वी हैव टू शो दैट पर्टिकुलर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एंड ओनली वी वर अलाउड टू एंटर सर्टेन प्लेसेस, right? So that is why court has raised this particular thing and said that it is not a mandatory. Okay, now next judgment, Mahesh Lal NY versus State of Kerala. In this particular case what happened, what are the facts actually? एक वॉइस सैंपल चाहिए था बिकॉज कंप्लेनेंट ने ब्राइबरी की कंप्लेंट करी हुई थी, जिसके अगेंस्ट करी थी उसका वॉइस सैंपल चाहिए था इन्वेस्टिगेशन टीम को टू चेक कि वेदर द वॉइस इज मैचिंग और नॉट अकॉर्डिंग टू द कंप्लेनेंट। बट कोर्ट ने क्या करा, उसको ऑर्डर भी दे दिया कि ठीक है आप अक्यूज्ड का वॉइस सैंपल ले लीजिए। अब अक्यूज्ड ने यहाँ पर वो डाला है, एप्लीकेशन डाली कि मुझे क्यों कह रहे हैं ये देने के लिए, इट इज अगेंस्ट द आर्टिकल 20 clause 3 that is self incrimination, one can't be a witness against himself, right? So इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने क्या कहा कि दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, एज सच यू आर नॉट बिकमिंग अ विटनेस अगेंस्ट योरसेल्फ, सो आपको यहाँ पे देना ही पड़ेगा वॉइस सैंपल। यहाँ आपका आर्टिकल 20 clause 3 जो है इन्फ्रिंज नहीं हो रहा। Okay जी, so that is why this particular judgment is very much important कि voice samples जो है it is a part of investigation, hence it will not be considered that it is infringing your article 20 clause 3. Okay ji, so let us read this. In the following case the Kerala High Court has ruled that the consent of the accused is not necessary to acquire the voice samples for the purpose of comparison, since it has already been established obtaining the voice samples of the accused do not infringe article 20 clause 3, right? The statement filed by the investigating officer that the mobile phone seized during the investigation of the case contains detail of the conversion between the petitioner and the de facto complainant with regard to the demand of bribe, and voice analysis of both accused and the de facto complainant is essential to prove the demand made. Therefore, taking voice samples of the petitioner is very essential for an effective investigation of the case. ओके जी, सो ये आपके जस्टिस हैं जिन्होंने इसकी जो पिटीशन थी डिसमिस कर दी थी, उसको बोला था कि was not given an opportunity of being heard, being directed to produce his voice sample, held that accused had no right of opinion in this particular matter. Okay ji, now next, Basant versus State of Madhya Pradesh and others. Again this is a case of your evidence. Why it is important? Because इस case में क्या हुआ था, there was a person who has brought some ठेला type thing in front of the मंदिर, ठीक है, of 40,000, and बसंत जो था उसे फिर भी हर month 1,000 rupees चार्ज करने लग गया, ठीक है। At one particular time he stopped paying 1,000 rupees to बसंत, और इस गुस्से में आके एक रात जब वो अपने घर जा रहा था विक्टिम, तो बसंत ने उसको मार दिया, he stabbed him, right? Now when he was about to, you know, when the Basant stabbed him, he was about to, you know, lose his senses and all, he started saying Kalu Basant ने मुझे मार दिया,
कालू बसंत ने मार दिया। एंड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट वाज हर्ड बाय हिज वाइफ। ठीक है, देखो अब वाइफ ने सुना है कोई चीज, वो क्या बन जाती है आपकी, जब कोई सुनता है दैट बिकम्स योर हियरसे एविडेंस अंडर सेक्शन 6 ऑफ एविडेंस एक्ट, राइट। अब कोर्ट ने क्या कहा कि ठीक है, अब उसकी स्टेटमेंट को माने कि ना माने, क्योंकि आसपास के लोगों ने भी ये बताया कि उसने ऐसे बोला है, हेंस बसंत इज द अक्यूज्ड। नाउ टू प्रूव हिम गिल्टी, कोर्ट सेड हियरसे, देखो एविडेंस की इतनी वैल्यू नहीं होती, ठीक है, बट इस केस में क्या कहा, जो सेक्शन 6 है दैट इज हियरसे स्टेटमेंट्स, ठीक है, इसको रूल ऑफ रेस्टे भी बोल देते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या जजमेंट आगे आई, कोर्ट ने कहा कि ये जो उसकी स्टेटमेंट थी हियरसे तो है, बट इसके साथ साथ इस पे सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस लग जाएगा, बिकॉज दैट वाज हिज डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है, द विक्टिम जब उसको हॉस्पिटल लेके गए, ही वाज डिक्लेयर्ड डेड बाय द हॉस्पिटल, राइट। सो उसने मरते मरते वो बता दिया कि ही हैज किल्ड मी, hence this particular statement of the victim of the deceased was considered as the dying declaration. Okay जी, the honorable court held that the statement made by the deceased contemporaneously with the act or immediately thereafter would be admissible as a dying declaration. तो इसमें आपको क्या बात याद रखनी है, बिकॉज द कोर्ट सेड हियर से हुआ है, डाइंग डिक्लेरेशन हुई, उसके साथ हियर से आ गया, बट देयर इज नो टाइम ऑफ द फैब्रिकेशन बिकॉज द इवेंट्स आर happening contemporaneously. Okay ji, so there is no time of the fabrication of the evidence, so that is why this particular statement was admissible in the court, and hence the court said under section 32 of the Indian Evidence Act it would be admissible as a dying declaration. Okay ji, here in the related provision which was section 6 of the Indian Evidence Act, relevancy of facts forming part of the same transaction, because the events have the same transaction, so that was considered to be admissible by the court. Okay ji, now next is your Periyakurupan versus the principal secretary to government and another. This is a very important case with respect to your environment. ठीक है, इसमें क्या हुआ था, ये पर्टिकुलर केस था जिसमें कोर्ट ने कहा था Mother Nature declared a legal person with all the rights, duties and liabilities of a living being. So इस पर्टिकुलर केस में जो परियाकुरुपन थे, इन्होंने केस डाला था, इन्होंने रिट पिटीशन डाली है जी। WP क्या होता है, रिट पिटीशन होती है। इन्होंने रिट डाल दी कि जी मुझे प्रॉपर पेंशन, फुल पेंशन नहीं मिल रही है। ठीक है, क्यों नहीं मिल रही थी, एक्चुअली इनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी, बिकॉज इन्होंने ही वॉज अ तहसीलदार, इन्होंने ऐसा क्या करा था बताती हूँ मैं आपको, पर इनको एज अ पनिशमेंट जो थी, इनको पहले टर्म से सस्पेंड कर दिया गया, फिर जब इनकी रिटायरमेंट आई, ठीक है, उनको रिटायरमेंट नहीं, वॉज नॉट परमिटेड रिटायर एंड वॉज प्लेस्ड ऑन सस्पेंशन, सस्पेंड कर दिया गया, और अपॉन द कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग्स 1/3 ऑफ द पेंशन एंड रिटायरमेंट ग्रेच्युटी वर रिड्यूस्ड एज पेनल्टी. Now, the petitioner appeal against this order before the Madras High Court through a writ petition. अब इनकी जो ग्रेच्युटी पेंशन रोकी हुई थी उसको दोबारा लाने के लिए उन्होंने केस फाइल करा था। इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने क्या डिसाइड करा, एक तो ये मदर नेचर वाला ही आपका वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके फैक्ट्स इतने जरूरी नहीं है, बट हम फिर भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। ही वॉज अ तहसीलदार, रिस्पोंडेंट्स ने बोला कि उन्होंने इलीगल तरीके से पट्टास दिए हैं टू द गवर्नमेंट लैंड। पट्टास क्या होती हैं, आपकी लैंड डीड्स होती हैं, ठीक है, लैंड डीड्स होती हैं जो गवर्नमेंट के साथ अदर ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, तो इन्होंने इलीगल लैंड डीड्स करी थी जी। ठीक है, और इन्होंने क्या अपना दावा रखा था कि जी मेरे सुपीरियर्स ने बोला, बट यहाँ रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सुपीरियर ने कहा हो ना कहा हो, बीइंग अ तहसीलदार उनकी ड्यूटी बनती है कि वो फॉरेस्ट लैंड्स को ऐसे ना सेल आउट करें। ठीक है, और उन्होंने बोला द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट लैंड इन फॉरेस्ट लैंड स्टिल डिड नॉट रेज एनी ऑब्जेक्शन वेदर इन राइटिंग और इन वर्ड्स टू द ग्रांट ऑफ पट्टास. ठीक है, द petitioner being a तहसीलदार was duty bound to protect the lands of the government and not blindly implement it. ओके जी,
नाउ द ऑर्डर्स ऑफ द सुपीरियर्स, वैसे कुछ जब इसकी जजमेंट आई थी तब ये भी प्रूव हो गया था कि सुपीरियर्स के कहने पे ऐसे कुछ नहीं होता. देयर वाज अ सर्टेन टाइम पीरियड 8 डेज का था, फिर भी ही डिसाइडेड टू सेल दोज फॉरेस्ट लैंड आउट, so इसमें he was held liable. Now further the petitioner helped private parties in gaining pecuniary benefits. The government suffered losses in this. So this is the all these things are the case facts. But इसमें जो क्या हुआ था, जो उसको पनिशमेंट मिलनी थी वो तो मिल गई. That is immaterial for us to know. What is important to know is that here court said that mother nature must be protected and preserved. Indiscriminate destruction और change, ये ऐसा आपकी आ सकती है पेपर में, जजमेंट का ये पार्ट आ सकता है. ओके जी. indiscriminate destruction or change is leading to several complications in ecosystem, ultimately is endangering the very existence of the animals, flora and fauna, forests, rivers, lakes, water bodies, mountains, glaciers, air and of course human. Strangely the destruction is carried on by few humans. The code for the natural environment forms a part of right to life. Important thing. The court further observed that the natural environment must not be harmed in the name of sustainable development. ओके जी, कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पे आप इन्वायरमेंट को जो है हार्म मत पहुंचाइए. ओके. इन दिस लैंडमार्क जजमेंट द कोर्ट बाय इन्वोकिंग पेरेंट्स पैट्रियट. व्हाट इज दिस? इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपका. ये होता है पेरेंट लैंड, लैंड ऑफ मतलब पेरेंट्स लैंड बोलते हैं इसको. ठीक है. सो यहाँ पे इन्होंने ये वाली जुरिसडिक्शन लगा दी थी. ओके. एंड डिक्लेयर्ड मदर नेचर टू बी लिविंग बीइंग हैविंग द स्टेटस ऑफ लीगल एंटिटी एंड कन्फर्ड विद कॉरेस्पॉन्डिंग राइट्स, लायबिलिटीज एंड ड्यूटी. ओके जी. सो दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट. लीगल एंटिटी का पूछ सकते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं. राइट टू लाइफ का पूछ सकते हैं, मदर नेचर के या सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे. So that is why this particular judgment is very important for the examination point of view. Now, next, this is Sulaksni and another versus Sattar Ali and others. ये आपका मुस्लिम लॉ के ऊपर का केस है. ये इसमें ये डिसाइड करना था कि मोहम्मदियन पर्सन क्या अपनी बिल एग्जीक्यूट कर सकता है फॉर द 1/3 ऑफ द शेयर, फॉर मोर देन 1/3 ऑफ द शेयर विदाउट द कंसेंट ऑफ लीगल हायर्स. तो इसमें छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जी कहा कि जो मोहम्मदियन है ही कांट एग्जीक्यूट अ विल मोर देन 1/3 ऑफ हिज शेयर विदाउट द कंसेंट ऑफ लीगल हायर. सो हेंस अगर 1/3 शेयर का विल बनानी है तो उसके लिए उनको अपने लीगल हायर से डिस्कस करना पड़ेगा. ओके जी. चलते हैं नेक्स्ट पे. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बुद्धादेव करमास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. So in this particular case पहले फैक्ट सुन लीजिए. बुद्धादेव करमास्कर जो थे वो एक ब्रॉथल पे एंटर करे. उन्होंने ब्रॉथल पे एंटर करा, उसके बाद उन्हें वॉलेंटली अटैक करा एंड ही किल्ड द सेक्स वर्कर. ठीक है. एंड हेंस कोर्ट ट्रायल कोर्ट कन्विक्ट हिम अंडर सेक्शन 302 ऑफ IPC टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड द हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा अपहेल्ड द कन्विक्शन. नाउ अब ये चले जाते हैं जी सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट में कैसे इनका केस लगा? बुद्धादेव करमास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. अब देखो 2011 में केस गया था, जजमेंट अब आई है इसकी. द अपेक्स कोर्ट नॉट ओनली डिसमिस्ड Karmaskar's appeal against the conviction but invoked Article 21 of the Constitution to assert that sex workers too had a right to life of dignity. So that is why this is a very very important case because इस particular case में sex workers के लिए rights लाए गए थे. ठीक है जी. कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 21 के तहत they have right to life of dignity. ओके. और इसके कहते फर्दरेंस में कोर्ट इशूड अ स्ट्रिंग ऑफ डायरेक्शंस टू द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दैट sought to rehabilitate sex workers across the country. Now the court had ordered setting up of a panel headed by senior advocate Pradeep Ghosh. देखो इन्होंने सीनियर एडवोकेट की मतलब कि पैनल को बैठाया. उन्होंने बोला कि कुछ मेजर्स लाओ जो प्रिवेंट करे ट्रैफिकिंग एंड रिहैबिलिटेट सेक्स वर्कर्स हु विश टू लीव इट एंड आल्सो मेक कंडीशंस कंड्यूसिव फॉर सेक्स वर्कर्स हु विश टू कंटिन्यू वर्किंग दैट विद डिग्निटी. ठीक है जी. और क्या प्रोविजंस थी उनको देखो जी. सेक्शन 357C ऑफ CRPC के तहत राइट ऑफ विक्टिम्स के लिए उनको भी ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी चाहिए. करवाई गई कि जो सर्वाइवर हो सेक्सुअल असॉल्ट को उनको भी मेडिकल असिस्टेंट इमीडिएट वगैरह मिलनी चाहिए.
ठीक है। पुलिस को भी बोल दिया कि सेक्स वर्कर्स को डिग्निटी के साथ ट्रीट करे, डू नॉट अब्यूज देम वर्बली एंड फिजिकली, ना ही उनको वो किसी सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए कोर्स करे। उसके बाद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी बोल दिया कि अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस जो वो इशू कर दे मीडिया को, सो दैट कोई उनकी आइडेंटिटीज ना रिवील करी जाए ड्यूरिंग द अरेस्ट, रेड एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, whether as victims or accused, and do not publish or telecast any photos that would result in disclosure of such identities. So that is why this judgment is very 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 important. एक जजमेंट में बहुत सारे पॉइंटर्स आपके आए, कमेटी बैठाई गई, उनके राइट्स की बात करी गई, उनको 357C के तहत भी कुछ राइट्स दिए गए, ठीक है। पुलिस को भी बोला गया, प्रेस काउंसिल को भी बोला गया। सो दैट इज व्हाई दिस जजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट जजमेंट पे। ये है TN गोदावरमन थिरुमूलपाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये अगेन आपका इन्वायरमेंट का केस है। इसमें क्या हुआ था, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने जो रेलवे लाइन को डबल करने के लिए परमिशन दे दी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने वो परमिशन को रिवोक कर दिया। जो अप्रूवल गया था उसको रिवोक कर दिया जी। आपकी रेलवे लाइन जा रही है, कहते कैस्टल रॉक टू कोलम, कर्नाटका टू गोवा, ठीक है। ये केस क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी भी आपको ऐसे जजमेंट वो डाल के पूछ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ इस केस में क्या देखा कि बहुत सारी वाइल्ड लाइफ जो है डिस्टर्ब हो रही थी अगर वो डबल लाइन बनाते। सो दैट इज वाई कोर्ट ने कहा कि हमें पहले वो चीजें, इन्वायरमेंट की चीजें के बारे में सोचना है रादर देन डबल लाइन बनाने के लिए। सो दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट ने जो इनकी अप्रूवल थी उस पर रिवोक कर दिया, रिवोक लगा दी। उसके बाद इस पर्टिकुलर जजमेंट में बिलो सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस की भी डिस्कशन करी हुई है, तो मैंने भी यहाँ एज डाल दिया सो दैट इसके बारे में भी आपको पता चल जाए। इस पर्टिकुलर केस में देखो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के बारे में बात करी हुई है कि इट इज एन एसेंशियल फीचर टू द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। The principle of precaution involves the anticipation of environmental harm and taking measures to avoid it or to choose the least environmentally harmful activity, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल ही इस केस में लगाया गया था और बोला गया था कि जब वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो रही है तो हम क्या चूज करते हैं, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या कहता है, टू चूज द लीस्ट environmentally harmful activity, hence Supreme Court revoked it. Okay ji, so that is why this particular judgment is again very much important. Okay, now next MSP versus State of Madhya Pradesh। इसमें आपकी बेल के बारे में बात करी हुई है। एक्चुअली इस केस में क्या हुआ था, दिस केस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या था, जो कंप्लेनेंट ने जो अक्यूज था उसको बेल पे छोड़ दिया गया था। जब वो बाहर आया तो लोगों ने पोस्टर लगा दिए, भैया इज बैक, एंड ही वाज गेनिंग वेरी मच पॉपुलैरिटी आउटसाइड। और कंप्लेनेंट को भी पड़ गया कि ऐसे तो उसको फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा, एंड इवन जो उसके विटनेस होंगे वो भी इन्फ्लुएंस हो जाएंगे बिकॉज एक्यूज्ड की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेल को सेट असाइड कर दिया था, ये बोल के द ब्रेजन कंडक्ट ऑफ द एक्यूज्ड हैज इन्वोक्ड अ बोनाफाइड फियर in the complainant's mind that she would not get a free and fair trial, ठीक है, if he remains enlarged on bail and that there is a likelihood of his influencing the material witnesses as well. ओके जी, सो इस पर्टिकुलर केस में ये बताया गया था कि किन किन सर्कमस्टांसेस के अंडर जो आपकी बेल है वो कैंसिल हो सकती है। सो आपकी बेल सेक्शन 439 क्लॉज 1 कब कब कैंसिल हो सकती है, अगर जिसको बेल मिली है he misuses his liberty by indulging in similar or other criminal activity, he interferes with the course of investigation, very important point, because आपकी लेटेस्ट बिग जजमेंट आ गई है वो मैंने आपको करवा चुकी हूँ, सुतिंदर कुमार अंटिल वर्सेस CBI, जिसमें आपकी न्यू गाइडलाइंस, लेटेस्ट गाइडलाइंस रिगार्डिंग द बेल हैज बीन गिवन राइट नाउ। उसके बाद if he attempts to tamper with the evidence, if he attempts to influence, threaten the witnesses, if he evades or attempts to evade the court proceedings, if he indulges in activities which would hamper smooth investigation, if he is likely to flee from the country. So these are the pointers when the bail stands cancelled. Okay जी,
So court has the power to cancel the bail also. Now, last case, important case, it is related to your पॉक्सो. इसमें क्या हुआ था, बहुत ही बढ़िया जजमेंट है. इसमें देखो जी प्रोसिक्यूट्रिक्स, पहले देखो क्या होता है, जो फीमेल विक्टिम होती है जिसके लिए स्टेट केस लड़ता है उसको हम प्रोसिक्यूट्रिक्स कह देते हैं. ठीक है जी. Prosecutrix, when she was of 15 for 15 years of age, she was raped by his maternal uncle. फिर उसके दो बच्चे भी हो गए आगे जाके 16 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में. ठीक है, ये तो फैक्ट्स आपके लिए मटेरियल हैं. मेन बात क्या हो गई थी, देन द मैटरनल अंकल मैरिड द गर्ल. ठीक है. नाउ बट उस टाइम पे when she was raped, maternal uncle was convicted under section 5J clause 2, 65L read with section 6, 5N read with section 6, protection of child from sexual offences. He was sentenced to undergo rigorous imprisonment for a period of 10 years. The Madras High Court upheld the conviction and sentence. अब देखिए, now the person has married the female. अब इस पर्टिकुलर जजमेंट अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना, आपको उसमें समझ लगेगा. बहुत सारे फैक्ट्स से कोर्ट ने क्यों उसकी लाइबिलिटीज, क्रिमिनल लाइबिलिटीज को सेट असाइड कर दिया, बिकॉज वो कहते हैं कि जो ऐसे जजमेंट में अगर हम उसको 10 साल की सजा दे देंगे, ठीक है, उसकी फैमिली लाइफ फीमेल की और रूइन हो जाएगी और खराब हो जाएगी. ठीक है, बिकॉज नाउ दे आर लिविंग अ गुड लाइफ, बीइंग मैरिड, बोथ आर लिविंग गुड लाइफ, दे आर हैविंग 2 चिल्ड्रन. बट कोर्ट ने पर्टिकुलर जजमेंट में ये भी कह दिया था कि अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम अगेन होती है, the prosecutrix has the right that she can set aside this particular judgment and can hold the accused liable. Okay ji. So that is why this particular judgment is very important. In the peculiar facts and circumstances of this case, court considered view that the conviction and sentence of the appellant, who is maternal uncle of the prosecutrix, deserves to be set aside. The court cannot shut its eyes to the ground reality and disturb the happy family life of the appellant and the prosecutrix. Okay जी. So this is very landmark judgment जिसमें पॉक्सो का केस था, but court set aside all the criminal liabilities just to protect the family life of the appellant and prosecutrix. So that's all in today's class, right? We had discussed important judgments of 2022 which are very important for your paper exam point of view, because as such आपके पैराग्राफ जजमेंट्स के आ जाते हैं या फिर कोई एडिटोरियल जजमेंट, एडिटोरियल पॉइंट पैसेजेस आपके एज सच वो डाल देते हैं. तो अगर आपको कुछ चीज़ों का पहले ही पता होगा, एग्जाम में आती हैं, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू आंसर. ठीक है जी. सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास. थैंक यू सो वेरी मच.